Okay, very good evening. Yes, yes. Please write down in the comment section whatever you want to ask to me. Where are your friends? There were many students who have joined that group and they were interested for the today's session. It's already time. Where are they? Okay, let's start today's session without wasting your time. So, as I told, today I will be covering some of the important MCQ based questions at first. Then we will be understanding the two searching technique in single dimensional array, which is very important for your board examination. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी. लेट मी प्रेजेंट. जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ. Okay, so is the screen visible to all of you? Is the screen visible? Just put a thumbs up. Just put a thumbs up so that I could see that this is visible or not. Is it visible? Whatever questions are shown over here, are this visible to you? Okay, very good, very good, very good, very good. Okay, so start solving from this 1 to 5. These questions are very important questions which you might have never often seen in any of the publishers. पर ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से सवाल मैं खोज कर निकाला हूं आप लोगों के लिए. यू कैन जस्ट वॉच इट आउट. ओके, चलिए, चलो एवरीबॉडी विद द आंसर्स 1 to 5 पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा. faster, faster. Okay, let me discuss the first question. Okay, let me discuss the first question. तो पहला सवाल है मेरा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन फॉर द सोर्स कोड जावा फाइल इन जावा. ठीक है, जो सोर्स कोड है अभी आप देख लीजिए. एक सोर्स कोड होता है, एक कंपाइल्ड कोड, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, एक कंपाइल्ड कोड फाइल होता है जावा में. ठीक है, और इन दोनों का अलग अलग क्या होता है, एक्सटेंशन होता है जावा में. अगर मैं सोर्स कोड फाइल की बात करूं तो वो होता है डॉट जावा. जिस किसी ने डॉट जावा को सोचा है एज द आंसर, द आंसर्स आर करेक्ट. ओके, कंपाइल्ड फाइल क्या होता है, फाइल कंपाइल हो गया तो इसका एक्सटेंशन होता है हमारा डॉट क्लास फाइल. ठीक है, समझ गए आप लोग समझ गए. हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट? जस्ट अगेन पुट अ थम्स अप. रुक जाइए, मैं थोड़ा मोड इसका थोड़ा चेंज कर देता हूँ so that I could see whatever you are right now writing. कि नहीं तो बार बार मुझे वहां पर जाना पड़ता है. I need to go there and watch out. ठीक है. अभी थर्ड वाला देखिए, अभी थर्ड वाला सवाल का आंसर क्या है, स्टेट द फीचर्स ऑफ द ग्रुप दैट प्रमोट्स डेटा सिक्योरिटी इन जावा. डेटा सिक्योरिटी कौन प्रमोट करता है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग प्रमोट्स सिक्योरिटी. हमें पता है इसका आंसर होगा एनकैप्सुलेशन. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एनकैप्सुलेशन. आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ सर? प्लीज, हाँ हाँ हाँ, मैं रीजन भी बोलूंगा. आई विल बी ऑल्सो सेइंग द रीजन. डू नॉट वरी अबाउट इट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रीजन बिहाइंड दिस एज वेल. ठीक है,
ये पहला जो 2 क्वेश्चन है वो तो तुम्हें याद रखना होगा, बिकॉज इट्स अ डिस्क्रिप्शन की डॉट क्लास फाइल क्यों है, डॉट जावा फाइल उतना जावा को ब्रेक डाउन करके तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इफ आई विल बी ब्रेकिंग इट डाउन देन ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब बस ये याद रख लीजिए कि सोर्स कोड जो फाइल होता है वो डॉट जावा, उसका एक्सटेंशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, एक्सटेंशन का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है ना, जैसे कि इमेज हो तो वो जेपीजी फाइल हो जाता है, पीएनजी फाइल हो जाता है, डॉट पीएनजी, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। वैसे ही जावा का जो सोर्स कोड है, जो कोड हम देते हैं उस कोड का फाइल डॉट जावा होता है, उसका एक्सटेंशन। और जो फाइल पूरी तरीके से पूरा कंपाइल हो जाता है, पूरी तरीके से कंपाइल हो जाता है, उस फाइल को हम डॉट क्लास के एक्सटेंशन में वो फाइल तुम्हें दिखने मिलेगा। इफ यू आर गेटिंग एनी जावा फाइल यू शुड ऑब्जर्व कि वहां पर डॉट जावा उसका एक्सटेंशन है या डॉट क्लास है। डॉट क्लास अगर है तो मेरा फाइल पूरी तरीके से कंपाइल हो गया है, ठीक है। एंड इफ इट्स डॉट जावा देन इट्स माय सोर्स कोड फाइल, ठीक है। और थर्ड नंबर का जो सवाल है, स्टेट द फीचर्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी हमारा एनकैप्सुलेशन प्रमोट करता है, हमने देखा हुआ है एनकैप्सुलेशन प्रोमोट्स डेटा सिक्योरिटी हो गया और सिक्योर हो गया, ये सब जब टर्म आएगा ना देन यू विल बी कंसीडरिंग एनकैप्सुलेशन। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाई हाउ दिस एनकैप्सुलेशन प्रमोट्स डेटा सिक्योरिटी। तुम इसका एक सबसे कॉमन सवाल तुमने देखा होगा जो कि आया होता है एनकैप्सुलेशन, नेम द फीचर ऑफ द ऊप वेयर रैपिंग ऑकर्स बिटवीन डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट। जहां पर रैपिंग का वर्ड आ जाता है जिसमें हमारा डेटा और फंक्शन दोनों अच्छी तरह से रैप डाउन हो जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और जैसे कि डेटा और फंक्शन जब कंबाइन हो जाते हैं देन व्हाट हैपन, देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली। तो क्या है हमारा एक ऑब्जेक्ट का, तुम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और उसका बिहेवियर भी होता है। तो क्या होता है अगर मैं और एक ऑब्जेक्ट अगर मैं बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसका खुद का बिहेवियर भी है, यस और नो। तो ये जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अपनी जावा में, तुमने ये देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है जावा में, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है वो इंटरफेयर नहीं करता है। और ये जो इंटरफेरेंस को रोकने वाली चीज है, which stops the interference between two objects, ये काम होता है हमारा एनकैप्सुलेशन का। एनकैप्सुलेशन क्या करता है, as there are different objects in a particular program, वहां पर क्या होगा, there will be different number of objects as well. Encapsulation is the concept which promotes data security, means क्या होता है, वो बोलता है कि तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट 1 है, ये जो ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस इज व्हाट द सिक्योरिटी। देखो डेटा सिक्योर हो गया ना, एक ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है दूसरा ऑब्जेक्ट जानता ही नहीं है, तो इससे क्या होता है, हमारा डेटा सिक्योर हो जाता है, यस और नो। एक्सक्यूज मी। ओके नाउ नंबर 4, आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, यस और नो एवरीबॉडी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और देखिए ये नंबर 4, स्टेट द फीचर्स ऑफ द ऊप दैट प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इज अ कीवर्ड, इसका आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। व्हाई इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस तुम्हारे बुक में उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, इफ यू विल बी लर्निंग इन आईएससी, अगर तुम कंप्यूटर लोगे तो वहां पर हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगर मैं जैसे कि तुम समझो, अगर मैं वैसे अगर डिस्क्राइब करूं तो क्या होता है, इनहेरिटेंस में हमें पता है कि एक सुपर क्लास होता है और एक सब क्लास होता है, ये सुनो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। एक सुपर क्लास होगा, एक सब क्लास होगा। तो तुम देख सुपर क्लास बोलते हैं, सब क्लास बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, ये सब नो। इनहेरिटेंस में हमने देखा है कि ये सब टर्म, चलो पेरेंट क्लास हमें दिखने मिलता है, उसके बाद चाइल्ड क्लास हमें देखने मिलता है व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस। तो इससे क्या होता है, एक जो चाइल्ड है वो अपना पेरेंट्स का जो भी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करेगा, इनहेरिट करेगा, यस और नो।
जावा में भी कुछ वैसा ही होता है। एक चाइल्ड क्लास को जब डेवलप किया जाता है और वहां पर कुछ वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डालना होता है जो कि एक पेरेंट क्लास में है। हमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता है। वी आर जस्ट यूजिंग पेरेंट क्लास का फंक्शन, मेथड, वो सब हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास में यूज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, तो यही हो गया ना, रीयूजेबिलिटी प्रमोट कर रहा है हमें। जावा में ये रीयूजेबिलिटी प्रमोट कर रहा है क्योंकि एक पेरेंट क्लास बन जाता है, उसका प्रॉपर्टी हम बार बार यूज कर पाते हैं हमारी चाइल्ड क्लास में। दिस इज व्हाई वी कॉल कि रीयूजेबिलिटी प्रमोट कौन करता है, इनहेरिटेंस प्रमोट करता है। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, नाउ द नंबर 5, द मेमोरी साइज ऑफ द बुलियन डेटा टाइप इज। बताइए इसका आंसर थोड़ा कमेंट में भी लिख कर बोलिए, नंबर 5 का आंसर क्या होगा? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। सेकेंड नंबर फिर से बोलूंगा, सेकेंड नंबर मैं बोला ना, तो मैं आपको बोला ना कि ये जो नंबर 1 और जो नंबर 2 है ना, ये थोड़ा डेप्थनेस है। जब जावा डेवलपमेंट मोड में तुम ये सारा चीज सीखोगे, प्रॉम्प्ट क्लाइंब जब तुम सीखोगे, तब तुम्हें ये समझ में आएगा। इसलिए मैं अभी के लिए बोल देता हूँ कि सोर्स कोड आप याद रख लीजिए डॉट जावा होगा बोल के, और कंपाइल्ड कोड आप याद रख लीजिए डॉट क्लास होगा बोल के, ठीक है? ओके, नंबर 5, everybody, whoever are there in the group, whoever are attending this class, please say your answer, please say your answer। boolean data type का बोलिए। बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर 16 बाइट्स होगा, कोई बोल रहा है 20, हाँ 16 बाइट्स 24 ही चल रहा है अभी। अदर्स, अदर्स प्लीज राइट, प्लीज राइट। अभी तो एमसीक्यू चल रहा है भाई, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सर नो, 16 बाइट्स कोई बोल रहा है, ठीक है? आंसर रिवील कर दूं, आंसर थोड़ा रिवील कर दूं? Should I reveal the answer? Yes? Okay, let's go. आंसर कुछ अलग ही है भाई। आंसर है 1 बिट। आंसर है 1 बिट। द मेमोरी साइज ऑफ द बुलियन डेटा टाइप इज 1 बिट। हाउ सर? देखिए, टू ना, 2 बाइट्स, हाँ हाँ हाँ, ये 2 बाइट, हाँ हाँ हाँ, ये 2 बाइट कैर, और ये 3 बाइट्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 बाइट, 8 इंटू 3, एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी, 8 इंटू 3। एंड का है 4 बाइट्स, 4 बाइट्स, हाँ हाँ, एंड का और फ्लोट का 4 बाइट्स, जस्ट एक्सक्यूज मी गाइस। एंड और फ्लोट का है 4 बाइट्स, एंड 24 तो किसी का भी नहीं है, राइट? 24 किसी का भी नहीं है। मैं 8 मैं 6 सोच के ऐसे करते, ठीक है? जस्ट एक्सक्यूज मी गाइस, ओके। और 2 बिट्स तो छोड़ दीजिए, 8 इंटू हो रहा है, 8 इंटू 2 बाइट, हाँ 2 बाइट्स जो है हमारा वो कैर का है, ठीक है? और जो 24 बिट्स जो है वो किसी का भी नहीं है। और हमारा, और इसको अगर हम बिट्स में लिखें, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 बिट्स। ओके, आपको समझ में आ गया कि बुलियन का 1 बिट कैसे है? ओके, ना, लेट्स गो। चलिए, और 5 सवाल आपके सामने, बताइए। करेक्ट प्रीसीडिंग ऑर्डर, नॉट और एंड है, या एंड और नॉट होगा, या नॉट एंड और होगा, या क्या होगा? बोलिए। नंबर 6, सॉल्व द नंबर 6 अच्छी तरह से देखिए। और जो नंबर 6 कर दिया दे कैन सॉल्व टिल 10। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन। बताइए एवरीबॉडी। और जिस जिसको डाउट है ना प्रीसीडिंग ऑर्डर, आई हैव सच photos which I will be sending to you, okay, which I will be sending to you all. I will be sent just after the class, I will be sending to you that particular PDF.
that particular photo, I think. Yes, I am having the photo. देखिए नंबर 6 आंसर बोलिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीबॉडी. देखते हैं व्हाट हैव यू रिटन. प्रीसीडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक्सक्यूज मी मान लीजिए आप मैं एंड यूज कर रहा हूं और मैं और यूज कर रहा हूं और नॉट यूज कर रहा हूं. अगर ये तीनों साथ में अगर आ गए तो मेरा पहला कौन काम करेगा. दिस इज द प्रीसीडिंग ऑर्डर. अगर मैं ले लैंग्वेज में बोलूं, लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो ये है कि अगर ये तीनों साथ में आ जाते हैं तो हमेशा कौन सा पहला काम करेगा, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा. ठीक है, ये होता है मेरा प्रीसीडिंग ऑर्डर. किसी ने बोला बी एंड और एंड और नॉट. हाँ, और कोई बोलो भाई. जो भी है कमेंट सेक्शन में बोलिए. थोड़ा आप लोग इन्वॉल्वमेंट रहेंगे तभी क्लास मजा आएगा, नहीं तो यू विल फील बोर और मैं भी बोर फील करूंगा. ठीक है, बोलिए. आई एम वेटिंग फॉर आंसर एवरीबडी. अगर सब स्टूडेंट्स आंसर देंगे तभी मैं आगे जाऊंगा और बताऊंगा कि ये सब चीज कैसे हो रहा है. करेक्ट आंसर बोल दूं? करेक्ट आंसर बोलूं या आप लोग बोलोगे? पहले नॉट, उसके बाद एंड, उसके बाद और. ये भी याद रखिए, जो बोला ना मैं, अच्छे अच्छे सवाल लाऊंगा जिससे आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर अच्छी तरह से बनने लगेगा. तो जब भी मान लीजिए नॉट एंड और अगर आ रहा है तो पहले क्या होगा, पहले नॉट काम करेगा, उसके बाद एंड काम करेगा, उसके बाद और. आप लोग ने समझ लिया ये बात? आप लोग ने समझ लिया ये बात? ये याद रखिए. जो जो भी स्टूडेंट अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, याद रखिए वाला. पहले प्रीसीडिंग ऑर्डर का मतलब है अगर ये तीनों एक साथ आ जाएंगे तो पहले कौन सा काम करेगा, फिर सेकंड कौन सा, फिर थर्ड में कौन सा काम करेगा. ठीक है, अभी बताइए नंबर 7. नंबर 7 बी. क्यों नहीं? नहीं, बी नहीं होगा. बी लग रहा है. नहीं तो बी नहीं होगा. नहीं, यहाँ पर बॉडमास कैसे काम करेगा? हाँ, नंबर 7 का भी. हाँ, यहाँ पर बॉडमास काम कैसे करेगा? यहाँ पर थोड़ी ना हम प्लस माइनस ये कर रहे हैं. बॉडमास इज ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ, फिर हो गया डी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ये अलग है. हाँ, 7 नंबर थोड़ा देखिए. 7 नंबर में क्या सवाल है? z इज इक्वल ए प्लस बी. तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये a प्लस बी. तो मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो z इज इक्वल ए प्लस बी है, 1 क्या डिनोट कर रहा है और 2 क्या डिनोट कर रहा है? बोल सकता है कोई? हाँ, कोई कोई बोल रहे स्टूडेंट सर 2. ऐसे a प्लस बी मेरा स्टेटमेंट हो रहा है और z इज इक्वल ए प्लस बी ये मेरा एक एक्सप्रेशन है. ऐसा है क्या? नहीं, यू हैव सेड बी, राइट. ओके, पहला पहला एक्सप्रेशन, दूसरा स्टेटमेंट. ऐसा है क्या? आंसर होगा डी. वेरी गुड. whoever has answered, the correct answer is D. अरे बच्चों, ये चीज देखो, ये स्टेटमेंट है. यहाँ पर अगर मैं सेमीकोलन लगा तो क्या हो रहा है? ये पूरा एक स्टेटमेंट ही है ना. z is, excuse me, क्या हो रहा है बार बार भाई? if I am writing z is equal to a plus b, इसका मतलब क्या है? this whole is a statement. ये पूरा एक स्टेटमेंट है. ये लोग, ये पर्टिकुलर चीज आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. whenever I am writing a plus b, if the whole thing has been mentioned over here, z is equal to a plus b, तो ये दो है मेरा एक्सप्रेशन. ठीक है. if I सेमीकोलन है और ये पूरा मेरा क्या है? दिस होल थिंग इज माई स्टेटमेंट. समझ में आ रहा है आप लोग को? वेरी गुड. स्टेटमेंट कैसे है हमें तो ये पता है. z इज इक्वल ए प्लस बी, ये पूरा एक हमारा सेमीकोलन है ना. देखो, स्टेटमेंट को पता लगाने के लिए और एक तरीका है. आप देख लोगे सेमीकोलन है या नहीं. देखिए, ये z इज इक्वल ए प्लस बी जो भी यहाँ पर जो सवाल डाला गया है, ये पूरा स्टेटमेंट है. अगर टर्मिनेशन है तो ये पूरा इसको मैं स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा. इसका मतलब सर, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट है क्या?
अगर यहाँ पर मैं हेलो लिख दूं तो हाँ, ये भी एक स्टेटमेंट ही है। और एक बात बताऊं, देखो आई प्लस प्लस अगर कोई स्टूडेंट लिख देता है एंड सेमीकोलन है, तो ये भी पूरा स्टेटमेंट ही है। वी आर फॉलोइंग सेमीकोलन, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग को समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट ही है। अगर सेमीकोलन है सर, लेकिन क्वेश्चन में सेमीकोलन नहीं था। ओके, नहीं था क्या? ओके ओके, बाय मिस्टेकली नहीं था। मैं आज ही बनाया ये सारा सवाल। सेमीकोलन रहेगा, सेमीकोलन रहेगा। अगर सेमीकोलन नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो हम उससे कुछ नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेशन भी नहीं बोलेंगे। सेमीकोलन अगर डाल देंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी जो हमारा है, ये कि हमारा एक्सप्रेशन है। आप लोग अगर ऐसे सवाल आते हैं, देन यू नीड टू कंसीडर द सेकंड वन। देखिए, सेकंड मेरा एक्सप्रेशन है, तो कहाँ कहाँ पर एक्सप्रेशन है भाई? एक है ए में एक्सप्रेशन है, सॉरी यार, पता नहीं बार बार क्या होता है, दिस इज व्हाट। ओके, तो मेरा क्या है, पहला वाला सवाल में एक्सप्रेशन है, लास्ट वाले सवाल में एक्सप्रेशन है। तो पहला वाला सवाल तो नहीं होगा, ऑपरेटर्स नहीं हो सकता है, तो बचा ये वाला। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सेमीकोलन रहेगा, यहाँ पर मैं नहीं डाला था, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। सेमीकोलन रहेगा तभी तुम उसको स्टेटमेंट बोलोगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शंस। देखिए, करेक्ट ऑर्डर का मतलब है इधर ये असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा सही है देख सकते हैं आप, ये कोई एक ही ऑर्डर में सही होगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मेमोरी साइज की बात कर रहा हूं मैं। अगर ऑर्डर दे रहा है ना, देन यू नीड टू कंसीडर एनी ऑर्डर। और हर वक्त जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया होगा ना, इधर उसका असेंडिंग ऑर्डर करेक्ट होगा, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर करेक्ट होगा, दोनों कभी आपको देखने नहीं मिलेगा। देखिए, बताइए। एक्सक्यूज मी, बताइए नंबर 8, नंबर 8, एवरीबडी, नंबर 8 बताइए, करेक्ट ऑर्डर इसका जो है बताइए। आप लोग हो ना? आप लोग हो तो? बोलिए बोलिए बोलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नंबर सी, वेरी गुड। जिस किसी ने बोला नंबर सी, वेरी गुड। क्योंकि देखिए, बुलियन है 1 बिट, इंटीजर है कितना बाइट, 4 बाइट्स, लॉन्ग भी है 4 बाइट्स। पर अगर लॉन्ग और इंटीजर का अगर हमें कंफ्यूजन कर दिया, तो मैं पहले इंटीजर को पहला इंटीजर रहेगा, फिर उसके बाद ही लॉन्ग रहेगा। और डबल कितना है भाई मेरा, डबल का डबल का बोलिए, डबल का 8 बाइट्स, राइट, डबल का 8 बाइट्स, ठीक है। और पहला वाला जो है कैर है, ये 2 बाइट्स है, वेरी गुड। फिर उसके बाद बाइट आ गया, बाइट तो 1 बाइट हो गया, ठीक है। फिर ये लॉन्ग, लॉन्ग तो 4 बाइट्स हो गया, तो ये तो ऑर्डर नहीं बन रहा है। फिर बी, लॉन्ग क्या है, लॉन्ग 4 बाइट्स है, हमें पता है, लॉन्ग 4 बाइट्स है। डबल, डबल भी 4, सॉरी सॉरी, लॉन्ग लॉन्ग ना, लॉन्ग, जस्ट 1 मिनट, लॉन्ग 8 बाइट्स है, लॉन्ग यहाँ पर भी 8 बाइट्स है, यहाँ पर भी डबल 8 बाइट्स है, ठीक है। इंटीजर 4 बाइट्स है, कैर 2 बाइट्स है, ये भी नहीं बन रहा है। आप लोग ये बोलोगे कि सर बी में देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बन रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। देखिए, जब भी हम सवाल में आपको ये देखने मिलेगा ना, आई एम राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, देखिए राइट साइड पार्ट देखिए, अगर लॉन्ग और इंड को हमें अरेंज करने बोलेगा, हम हर वक्त क्या करेंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो पहले लॉन्ग होगा उसके बाद इंट होगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो पहले इंट होगा उसके बाद लॉन्ग होगा। अगर हम बी को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो क्या होगा, पहले डबल को रहना चाहिए था, फिर लॉन्ग को रहना चाहिए था। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं तो ये कमता जा रहा है, 8842 होता जा रहा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन भी नहीं हुआ। जैसे लॉन्ग और इंट के बीच हो रहा है ना, इफ आई एम अरेंजिंग लॉन्ग एंड इंट, ओके, इफ आई एम अरेंजिंग लॉन्ग एंड इंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहले पहले क्या होगा,
पहले लॉन्ग, उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे डबल और लॉन्ग के बीच ना। देखिए, अगर फ्लोट अगर इंट अगर है तो फ्लोट पहले आएगा, उसके बाद इंट आएगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मेरा डबल है और लॉन्ग है तो डबल के बाद लॉन्ग आएगा इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर। और ऑप्शन बी को अगर आप देखेंगे, अगर चलिए हम कोई स्टूडेंट देख लेगा कि सर पहले 8 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, तो पहले तो सर ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा है क्योंकि पहले लॉन्ग है, पहले डबल को रहना चाहिए इफ इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ रहा है? आप ऐसे करके पिक आउट कर सकते हो सवाल को। फिर डी को आते हैं। डी में देखिए, डी क्या है? बुलियन है पहले, वेरी गुड, 1 बिट हो गया। फिर इंटीजर है, इंटीजर कितना हो गया? 4। फिर फ्लोट है, 8 बाइट्स हो गया। फिर क्या है? फिर लॉन्ग डबल है। देखिए, इन दोनों का अरेंजमेंट सही नहीं है। अगर हम असेंडिंग में देखें तो इन के बाद फ्लोट है, ये सही है, पर लॉन्ग के बाद डबल है। यस और नो? लॉन्ग के बाद डबल है। लॉन्ग लॉन्ग का डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग इंट के बाद फ्लोट है। यहाँ पर भी क्या है? बुलियन से स्टार्ट हो रहा है, इंट हो रहा है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है। इंट है। यहाँ पर देखिए, ये डी, मुझे ये बताइए तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा या रॉन्ग होगा? देखिए तो ये वाला तो सी तो पता चल गया, करेक्ट है। मुझे यहाँ पर बताइए तो यहाँ पर डी का ऑप्शन सही होगा या गलत होगा? एवरीबॉडी डी का ऑप्शन को अच्छी तरह से देखिए और मुझे बोलिए कि डी का ऑप्शन सही होगा या गलत होगा। जल्दी देखिए, मेरे को लग रहा है डी का ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे हर एक ऑप्शन को दिखना जरूरी है। देखिए, बुलियन क्या है? बुलियन 1 बिट है, उसके बाद इंट आ गया। इंट का मेमोरी साइज क्या है? 4 बाइट्स है। उसके बाद फ्लोट आ गया, इसका भी 4 बाइट्स है। उसके बाद लॉन्ग आ गया, 8 बाइट्स है। उसके बाद डबल आ गया, ये भी क्या है? ये भी 8 बाइट्स है। और देखिए, इन दोनों का भी अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है ना। इंट के बाद फ्लोट आया है, लॉन्ग के बाद डबल आया है। आर दे अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर? तो मैं यहाँ पर बोलूंगा डी इज ऑल्सो वन ऑफ द आंसर। ऐसे सवाल बोर्ड में नहीं आएंगे जहां पर दोनों आंसर होगा, बस यहाँ पर सवाल में बना दिया तो इसीलिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोग को? सी एंड डी बोथ आर द आंसर्स। चलो, लेट्स कम टू नंबर 9। चूज द एस्केप सीक्वेंस दैट प्रमोट्स वर्टिकल टैब। हॉरिजेंटल में हमें टैब देता है या वर्टिकल देता है? हॉरिजेंटल टैब होगा। ये क्वेश्चन हॉरिजेंटल टैब होगा। हाँ, अगर वर्टिकल टैब है तो भी हमारा आंसर अलग होगा। ये होगा न्यू लाइन स्लैश एन प्रमोट्स न्यू लाइन। अगर वर्टिकल टैब है तो मेरा आंसर होगा स्लैश एन। ठीक है? अगर ये सवाल मेरे को हॉरिजेंटल टैब दे दिया तो, हॉरिजेंटल टैब दे दिया तो हॉरिजेंटल टैब का मतलब क्या है जो मैंने अभी आपको बोला, तो तब आंसर होगा मेरा ये स्लैश टी। वर्टिकल टैब का मतलब क्या है? फिर एक आएगा, उसके नीचे और एक आएगा, उसके नीचे और एक आएगा, नीचे नीचे वर्टिकली उसको स्पेस मिलेगा। कब मिलेगा? जब स्लैश एन यूज होगा। हॉरिजेंटल टैब कब होगा? जब हमें स्लैश टी मिलेगा। ठीक है? ओके, नाउ नंबर 10, string a is equal to human being। okay, string a is equal to human being। अब मुझे बताइए, यहां पर सवाल ये है कि साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग बोलिए, साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग, साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग। एवरीबॉडी आर यू देयर? आप लोग हो या नहीं हो? आर यू देयर इन द क्लास? लेट मी चेक आउट। तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। ह्यूमन बीइंग है और आपको पूछ देगा साइज बताइए इसका। बताइए आप लोग। write down, write down in the comment section। डी होगा, कैन नॉट बी डिफाइंड। ऐसे है क्योंकि स्ट्रिंग नो प्रिमिटिव टाइप है। आप लोग को ऐसा लग रहा है? देखिए, इसका एक क्वेश्चन है। अगर आपको कोई नॉर्मली पूछे ना कि स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्या है, व्हाट इज द, सॉरी डेटा टाइप बोल रहा हूँ,
अगर आपको कोई नॉर्मली पूछे ना मेमोरी साइज क्या है स्ट्रिंग का, तो आपका आंसर होता कैन नॉट बी डिफाइंड। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग दे दिया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, वी आर हैविंग वन एग्जाम्पल। और मुझे ये बात बताइए कि स्ट्रिंग किससे बनता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलके एक स्ट्रिंग बनता है, क्योंकि हमें पता है whenever we want to extract one character out of it, हम ऐसे लिखते हैं, कैर एट बोल के लिखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे लिखते हैं हम। तो हम ये मान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग बना है, हम ये मान सकते हैं। यस और नो एवरीबॉडी, yes or no everybody whoever are there in this class। देखो सवाल ऐसे आपको देके फंसाएगा, बिकॉज दिस टाइम यू विल बी अपियरिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तुम्हें अगर खाली बोलेगा कि स्ट्रिंग का मेमोरी साइज क्या है भाई, तुम बोल दोगे सर कैन नॉट बी डिफाइंड, यहाँ पर दे दिया है एग्जाम्पल इज मेंशन्ड ह्यूमन बीइंग, तो हमें देखना है कि कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 10 characters हैं, 10 characters, then each characters contain how many bytes, 2 bytes, और एक एक bytes कितना bit है भाई, 8, तो क्या हो गया 160 bits। आंसर इज नंबर सी। समझ में आया, मजा आया है सवाल, मजा आया है सवाल में के नाइस। अगर तुम्हें स्ट्रिंग अगर नॉर्मली पूछ रहा है कैन नॉट बी डिफाइंड है, अगर तुम्हें दे देता है तो तुम्हें एक एक पर्टिकुलर चीज को क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर समझना पड़ेगा। वेरी गुड, समझ में आया सबको, जस्ट पुट ए थम्स अप, एक थम्स अप दे दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। और आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, यू कैन आस्क देम टू ज्वाइन, ओके। दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीच बीच में कहीं मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके वजह से आंसर थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट। मैं आज ही टाइप किया, पता है कल मैं आपको मैसेज किया था ना दैट आई विल बी ब्रिंगिंग सम ऑफ द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, आज मैं टाइप किया जल्दी जल्दी एंड आई हैव ब्रॉट दिस सेशन फॉर यू। 2 into 8, देखो 2 क्यों है, अरे बाइट, इसका आंसर बीट्स में है ना, इसका आंसर बीट्स में है। अगर इन 2 into 8 क्यों हुआ, देख 10 कैरेक्टर्स हैं, तेरे को ये समझ में आया, 10 कैरेक्टर्स हैं, 10 into 2 बाइट्स, ठीक है, 10 into 2 बाइट्स, इसका मतलब क्या है 20 बाइट्स हो गया, 20 बाइट्स हो गया। 20 बाइट्स को अगर 20 बाइट्स को अगर मेरे को बिट में कन्वर्ट करना है तो 1 बाइट इज इक्वल 8 बिट्स, यस और नो, तो इसीलिए मैं इनटू 8 कर दिया, तो मुझे मिल गया 160 बिट्स। समझ में आया अभी, समझ में आया अभी, तुम्हारा 20 इधर इट इज 160 बिट्स और इट इज 20 बिट्स, वेरी गुड। 160 बिट्स होगा, नहीं तो 20 बाइट्स होगा ये वाला, ठीक है। सवाल देखना होगा तुम्हें, यहीं पर फंसा देगा तुम्हें। तुम्हें क्या करेगा, एक ऐसा ऑप्शन तुम्हें बनाएगा, देखो यहाँ पर ना बी वाला में काट के, बी वाला वो क्या करेगा, तुम्हें 20 बिट्स लिख देगा, और बच्चे फुल फोकस, बच्चे 20 निकाल के क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, वहीं पर हो जाएगा गलत, वहीं पर हो जाएगा गलत। हाँ 2 बिट्स क्यों होता है, अरे ये एक एक कैरेक्टर ही तो है, ये एक एक कैरेक्टर्स हैं, ईच कैरेक्टर्स कंटेन्स 2 बाइट्स, ठीक है, तो इसलिए टोटल 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो 10 into 2 20 बाइट्स, 20 बाइट्स को मैं बिट्स में कन्वर्ट करूं तो 20 into 8 160। हाँ 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 हाँ, कैरेक्टर का 2 बाइट्स है ना, देखो 8, ये नंबर 8 सवाल में हमने तो यही किया है, देखिए आप नंबर 8 सवाल को देखिए, मैं सब लिखा हूँ डेटा टाइप, कैर का डेटा टाइप क्या है, सॉरी कैर का मेमोरी साइज क्या है, 2 बाइट्स है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सम ऑफ क्वेश्चंस। देखिए देखिए एक्सक्यूज मी, नंबर 11 देखिए, नंबर 11 सवाल,
यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कुछ सवाल बनाए हूँ जैसे मैं पिछली बार बनाया था। ये सवाल का आंसर भी आप बताइए। यहाँ पर चाहता तो मैं आपको कंफ्यूज कर देता ऐसे लिख के कि कैन नॉट बी डिफाइंड, थोड़ा इजी बना दिया इस सवाल को, नंबर 11 सवाल को। देखिए, चलिए ऐसे अगर सवाल आए तो हम इसका आंसर हम कैसे करेंगे, ठीक है। बी और डी सेम है, ठीक है ठीक है, इसको काट देते हैं। हाँ, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। मान लीजिए दो ऑप्शन सेम है, तब क्या करना है, और तुम्हारा आंसर वो बी और डी में से ही कोई हो। मान लीजिए 20 बाइट से अगर इसका आंसर है तो अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आपको करना क्या है। तो अगर आईसीसी में मान लीजिए कि ऐसे सवाल आ गया है, तो आपको क्या करना होगा, जो आंसर तुम्हें पहले मिल रहा है उसको आपको टिक लगाना है। देखिए यहाँ पर पहले बोल देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है? इंटीजर। यस और नो? इंटीजर कितना कितना इंटीजर है? 1 2 3 4 5, 5 इंटीजर है, ठीक है। 1 इंटीजर कैरीज इंटीजर का मेमोरी साइज क्या है? इंटीजर का मेमोरी साइज क्या है? 4 है, 4। तो 4 और कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स है? 5। तो कुल मिला के बन गया 20 बाइट्स, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा बी में भी वो आंसर है, डी में भी आंसर है, देन फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी योर आंसर। फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट इंस्टेंस में जो तुम्हारा नंबर होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। और अगर बच्चे डी को टिक करेंगे तो वहां पर एग्जामिनर मे भी तुम्हें मार्क्स दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, बिकॉज फर्स्ट इंस्टेंस में तुम्हारा आंसर बी था। यस और नो? आप लोग समझ गए बात? खैर छोड़िए, ये तो मैं गलती से यहाँ पर डी में नॉन ऑफ दिस या और कुछ लिख के मैं ये लिख दिया। पर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो तुम्हें क्या करना है, पहले 20 बाइट्स कहाँ पर है? बी में है, बी को टिक लगाना है, डी को नहीं। समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी नंबर 12 देखिए। पैरामीटर्स प्रेजेंट इन फंक्शन कॉल इज कॉल्ड। पैरामीटर्स जब फंक्शन कॉल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स, कॉल पैरामीटर्स या नॉन? फंक्शन कॉल में अगर पैरामीटर्स रहता है वी कॉल इट एज एक्चुअल पैरामीटर्स। वेरी गुड, जिस किसी ने भी आंसर दिया, नहीं कॉल नहीं होगा, कॉल नहीं होगा, वी कॉल इट एज एक्चुअल पैरामीटर्स। अब थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं, ये कॉल ऐसे कुछ है ही नहीं हमारा, नॉन ऑफ दिस तो छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल में अगर पैरामीटर तुम अगर देखोगे तो वो एक्चुअल पैरामीटर होगा, एक्चुअल पैरामीटर होगा, ठीक है। और अगर आप फंक्शन डेफिनेशन का मतलब पता है ना क्या है? जहां पर तुम अपना फंक्शन स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम्हारे फंक्शन के डेफिनेशन में अगर पैरामीटर्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ड्यूरिंग फंक्शन कॉल जो हमारा जो पैरेंथेसिस में जो हमारा आर्ग्यूमेंट रहता है या पैरामीटर्स रहता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस में जो हमारा आर्ग्यूमेंट रहता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। कॉल बोल के कुछ है ही नहीं, कॉल पैरामीटर्स बोल के ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। चलिए नंबर 13, चूज द फिक्स्ड इटरेशन लूप्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये चारों में से फिक्स्ड इटरेशन लूप कौन सा है? बोलिए नंबर 13। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? देखिए मैं यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर क्या है ये भी समझा दिया, फॉर्मल पैरामीटर क्या है ये भी आप लोगों को मैं समझा दिया। बोलिए चूज द फिक्स्ड इटरेशन लूप्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर लूप, वेरी गुड, ये तो हम सबको पता है। नहीं, स्विच नहीं होगा, डू व्हाइल तो बात ही मत करो। आप लोग को पता है कि फॉर को क्यों फिक्स्ड इटरेशन लूप बोला जाता है? इसके बारे में आइडिया है आपको? फॉर लूप को इसीलिए फिक्स्ड इटरेशन लूप बोला जाता है क्योंकि वहां पर हमें ये पता होता है कि हमारा ये लूप कितना टाइम काम करेगा, बिकॉज वी आर पुटिंग रेंज i is equal to 1, i is less than equal to 20, i plus equal to 2। इसमें पता चल जाता है कि ये 5 बार काम करने वाला है। यस और नो? और while और do while में क्या होता है? अनफिक्स इटरेशन। जब तक कंडीशन ट्रू है इस लूप को
तुम कंटिन्यू करते रहो, इसलिए वहां पर कुछ फिक्सेशन नहीं है, वहां पर हम कुछ फिक्स नहीं कर पाते हैं वहां पे। ये सर नो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। फिर देखिए नंबर 14, मेथड टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज इन अपर केस और नॉट। यहाँ पर चार चार तुम्हें हाँ हाँ हाँ, ए इज द आंसर, यस। नंबर नंबर 14 का बोल रहे हो क्या आप लोग? थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आई विल बी एक्चुअली टुडे आई एम सफरिंग फ्रॉम, आप लोगों को अंदाजा हो रहा हो, टुडे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। पर जैसे कि मैं ये बनाया था और आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं ये क्लास जैसे जैसे ही करूंगा, एक्सक्यूज मी, जैसे ही करूंगा, इसलिए आई हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू। ठीक है, देखिए, और ये आप पहले ये ना 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन ही सिर्फ मैंने बनाया है, ये नंबर 14 है और 10 सवाल है, उसको करके आई फील कि आज मैं क्लास थोड़ा क्लोज कर दूंगा, ठीक है। एंड वॉट एवर द रिमेनिंग पार्ट जो भी बचा है ना, हमारा जो बाइनरी सर्चिंग और सिलेक्शन सर्चिंग, वो मैं ट्राई करूंगा कल कल लाइव क्लास में पोस्टपोन करने के लिए। नहीं तो अगर जैसे कि हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के लिए बना दूंगा उतना इफेक्टिवली, जैसे कि मैं अभी लाइव क्लास में करता हूँ, एंड आई विल बी सेंडिंग यू दैट। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी वेदर बहुत बुरा है। यस, हाँ, नंबर 14 पे आई, ठीक है, चलिए। मेथड टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज इन अपर केस और नॉट। कंफ्यूजन हो रहा है? सर नंबर 1, नंबर ए होगा या बी होगा? एवरीबडी, शुड आई टेक द नेम्स तब आप आंसर बोलोगे? शुड आई टेक द नेम्स, कोई बात है? लेट मी टेक द नेम्स। एलोना, एलिजाबेथ, अनुज जी, अक्सर, एक अक्सर गुप्ता जी, हाँ, एक अक्सर गुप्ता, जेसिका जी, मयंक जी, शिवम जी। बताइए आंसर। देखिए, मैं आपका अभी नाम ले लिया ना, आई एम अपलोडिंग दिस ऑल लेक्चर्स इन द यूट्यूब एज वेल। तो व्हेन यू विल बी इन द 12th और यू विल बी डूइंग ग्रेजुएशन समवेयर, एंड व्हेन इफ माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट ग्रोइंग, तुम अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कि देखिए कि ये जो पर्टिकुलर जो सेशन है ये हम लोग ही अटेंड किए थे, एंड वी आर एट दिस पोजीशन नाउ। कितनी अच्छी बात होगी, राइट? सर हाँ हाँ हाँ, दे दिया। चलो चलो, ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। अगर चैनल मेरा सक्सेसफुली अच्छी तरह से ग्रो किया और आप लोग क्लास 11 12 खत्म करके कहीं पर आप बैचलर्स कर रहे होगे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा, कोई डॉक्टर पढ़ रहा होगा, जो कुछ भी जो कोई स्टूडेंट कर रहा होगा, बोलेगा कि देखो ये जो सेशन है ना, ये हम लोग ही अटेंड करते थे। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, मैं वो डिस्क्रिप्शन में है, वो जो क्रैश कोर्स जो मैं मेंशन नहीं किया हूँ, वहां पर मेंशन है लिंक इसका। चलिए, लेट अस नाउ फोकस। तो दिस करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल ये, सर इज अपर केस कब होगा? जब स्ट्रिंग को चेक करूंगा मैं, इफ आई विल बी चेकिंग ए स्ट्रिंग, तब मेरा इज अपर केस होगा। तब मैं कैसे लिखूंगा? मान लीजिए कि स्ट्रिंग ए, इज इक्वल टू ICSE। अगर ऐसे आया तो मैं कैसे चेक करूंगा? ए डॉट इज अपर केस, स्ट्रिंग का जो भी वेरिएबल है, और इज अपर केस करके मैं चेक करूंगा कि वो अपर केस में है या नहीं। अगर कैरेक्टर आ जाता है तो उसको कैसे चेक करते हैं भाई? अगर मान लीजिए कैर z इज इक्वल टू लोअर केस ए है, इसको मैं कैसे चेक करूंगा? सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, इसको मैं कैसे चेक करूंगा? कैरेक्टर डॉट इज अपर केस लिखूंगा, उसके जो वो जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके ये जो पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो मैं लिखूंगा। देखो, इस चीज को अच्छी तरह से याद करो। whenever you are comparing string, you are writing the variable dot is uppercase and in the parenthesis nothing you are mentioning, ठीक है। और जब आप कैरेक्टर को चेक कर रहे हो, कैर z इज इक्वल टू ए सेमी कॉलन, तो आप ऐसे चेक करते हो, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस और तुम्हारा ब्रैकेट में रहता है उसका वेरिएबल। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग को समझ में आई ये बात?
अगर स्ट्रिंग है तो तुम स्ट्रिंग का वेरिएबल लोगे, डॉट इज अपर केस लिखोगे विद एंड इन द ब्रैकेट यू विल बी गिविंग नथिंग। बट जब तुम कैरेक्टर को चेक करोगे तो आपको ये लिखना होगा कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, और ब्रैकेट में आपको लिखना होगा उसका वेरिएबल। समझ में आप लोगों को? ये एक अच्छा सवाल था। यस और नो? और टू अपर केस टू लोअर केस तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सवाल में मैं और एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा, आप लोग बता सकते हो ये जो टू अपर केस जो ऑप्शन नंबर सी है उसका रिटर्न टाइप क्या है? ठीक है, चारों का बोली। ये जो नंबर 14 है, नंबर 14 का ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन जो मैंने दिया है इसका रिटर्न टाइप क्या है? आप लोग बोल सकते हो? जल्दी बताइए। ये जो नंबर 14 है ए बी सी डी, ये चारों का रिटर्न टाइप मुझे थोड़ा बताइएगा। कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग एवरीबॉडी, सबका ए बी एकदम से टाइप कर दीजिए आप लोग। ए का ये एकदम से आप टाइप कर लीजिए ताकि मेरे को ये देखने मिले कि आप लोग एकदम से टाइप कर दीजिए। ए बी सी डी चारों का एक ही झटके में टाइप करके मेरे को सेंड कर दीजिए। जल्दी जल्दी एवरीबॉडी जल्दी। क्या हो गया भाई? क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए, क्या होगा भाई? अरे रिटर्न टाइप ये होता है, मान लो कि तुम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज कर रहे हो तो तुम्हारा जो आंसर मिल रहा है उसका कोई तो डेटा टाइप होगा। मान ले मैं 5 into 4 कर रहा हूं तो मेरा 20 आ रहा है आंसर। तो ये जो 20 है ये तो अनाथ नहीं है, इसका कोई भी जात होगा, इसका कुछ साइज होगा। ये जो 20 है ये इंटीजर है, इसका मेमोरी साइज। अगर 20 हमारा अगर जावा में स्टोर हो रहा है तो इसका मतलब इसका कुछ तो साइज होगा, बिना साइज के वो कैसे स्टोर होगा? तो जब ये मेथड यूज होंगे तो कुछ तो ये वैल्यू हमको प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो वैल्यू ये प्रोवाइड कर रहे होंगे वो होता है हमारा रिटर्न टाइप। ठीक है, तो लेट्स रिविल। जहां जहां पर आप इज देखोगे, जहां जहां पर इज अपर केस है, इज अप चाहे वो इज अपर केस हो या वो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस हो, इन दोनों का होगा बुलियन। इसका मतलब है ए और बी का हो रिटर्न टाइप हो गया बुलियन। ठीक है, और सी और डी, सी में क्या हो रहा है? टू अपर केस, तो हमें पता है टू अपर केस टू लोअर केस और इज अपर केस ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। तो सी हो गया मेरा स्ट्रिंग, सी का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। और डी का क्या है? कैरेक्टर डॉट अपर केस, एक कैरेक्टर को अपर केस करेगा तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया? कैर। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को? ए का होगा बुलियन, यहां पर फिर से मैं लिख देता हूं, ए का होगा बुलियन, बी का होगा बुलियन क्योंकि इज है, सी का टू अपर केस लिखा है तो ये स्ट्रिंग का वेरिएबल डॉट टू अपर केस लिखा होगा तो इसका रिटर्न टाइप हो गया स्ट्रिंग। और कैरेक्टर डॉट टू अपर केस का मतलब क्या है? एक कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है वो, इसलिए उसका रिटर्न टाइप हो गया कैर। समझ में आया आप लोगों को? सी का स्ट्रिंग कितनी बार सेंड कर दिया देखो। सी सी का स्ट्रिंग ए बी डी का बुलियन, डी का क्यों बुलियन होगा? डी का क्यों बुलियन होगा? डी तो कन्वर्ट हो रहा है ना। ठीक है, चलो। नंबर 15, मेमोरी साइज रेंज ऑफ बाइट। ये बताइए, बाइट का जो रेंज है कहां से कहां तक है? बाइट का रेंज मुझे बताइएगा। ये लग रहा है सच्ची में? सब लोग आंसर करें इसको प्लीज। बाइट का रेंज जल्दी 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 आंसर करें इसको। एवरीबडी, आई वांट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हूएवर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। ठीक है, ठीक है, पता है क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर, सॉरी, कहाँ कहाँ पर ये पावर पॉइंट काम कर रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है,
इसका आंसर होगा डी। तो सर रेंज क्या है? तो इसका रेंज क्या होगा? -128 to 127 is the range। ठीक है। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ये सवाल देख के मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना लिमिटेशन आप मेमोरी साइज अगर याद रख लेंगे, जैसे कि एंड का हो गया, एंड का हो गया, सिर्फ टू दी पावर एटलीस्ट याद रखिए, 10 टू दी पावर -31, 10 टू दी पावर -30, ये जो एंड का है, डबल का है, फ्लोट का है, उसका थोड़ा याद एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को इस तरह से कंफ्यूजन बनाया था, पर बोर्ड में ऐसे कंफ्यूजन आपको नहीं करेगा। वो आपको इतना डिफरेंस रख देगा कि आपको सवाल देख के ही पता चल जाए कि इसका आंसर ये होगा। यहाँ पर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स। ठीक है, तो आंसर हो गया नॉन। -128 to 127 is the answer। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। ओके, इज इट? इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड देन, वेरी गुड, यही तो चाहिए। यही तो चाहिए। चलिए, नंबर 16, सॉरी, रिटर्न टाइप ऑफ math.apps। बोलिए बोलिए बोलिए, आंसर बोलिए, आप लोग आंसर बोलिए, एवरीबॉडी। रिटर्न टाइप ऑफ math.apps क्या है? जो मेरा पहला लेक्चर्स अटेंड किया है उसको इसका आंसर पता होगा। जिस किसी ने मेरा पहला लेक्चर, शायद पहला लेक्चर, शायद हाँ हाँ, जो वो जो डेमो वाला जो क्लास था, जो वो अटेंड किया था, उसको ये पता होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज इंट। इंट है, करेक्ट आंसर इंट है। रुकिए 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 रुकिए, एक एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर मैं थोड़ा ना इसका रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं नहीं, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसका एक्चुअली ऑप्शन मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ, इट्स माय बैड। मैथ डॉट राउंड का बोलिए आप लोग। मैथ डॉट राउंड का बोलिए, मैं बताऊंगा मैथ डॉट एप्स में क्यों काट दिया। आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, डू नॉट वरी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, डू नॉट वरी। आप ये बताइए अभी। आई हैव रिप्लेस्ड द मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट एप्स टू मैथ डॉट राउंड। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, इंट होगा। अब मैथ डॉट एप्स का क्या होगा? मैथ डॉट एप्स का ना डिपेंड अपॉन द आर्ग्यूमेंट्स, डिपेंड अपॉन द आर्ग्यूमेंट्स। मैथ डॉट एप्स का काम क्या है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? यूजर जो भी नंबर दिया होगा उसका पॉजिटिव नंबर है उसका आंसर, डिपेंड्स ऑन दी आर्ग्यूमेंट्स है इसका आंसर। मैं वो ऑप्शन नहीं दिया, इट्स माय बैड। ओके, डिपेंड्स ऑन दी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अगर -4.5 दिया होगा तो 4.5 होगा, मैथ एब्सोल्यूट यूज हो जाएगा। अगर -4 दिया होगा तो 4 हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है आप लोग को? इज एनीबॉडी वेटिंग? या ओके, ठीक है, चलिए चलिए। एक्सेस स्पेसिफायर विद द लीस्ट विजिबिलिटी, बोलिए बोलिए। लीस्ट विजिबिलिटी, हाँ, मैथ डॉट राउंड क्यों इंट है ये भी बता दूं। अरे देखिए, whenever आई एम आस्किंग यू टू राउंड अप द नंबर, तुम्हारा डेसिमल प्लेस में क्या रहता है? 0। इसीलिए क्या करता है, जावा इज ऑप्टिमाइजिंग इट टू बी एन इंटीजर। अगर ऐसे नहीं बोलते कि कहीं पर तुम शॉपिंग के लिए जाते हो, अगर तुम्हारा हो गया 409, 409 अगर हो गया तो तुम क्या बोलते हो? कि बोलते हो कि भैया राउंड ऑफ कर दीजिए ना, आई एम गिविंग 400 टू यू। यस और नो? तो राउंड ऑफ में आप थोड़ी ना पैसा भी देते हो, मीन्स प्राइस की 400.50 पैसा दे दीजिए भैया, ले जाइए भैया, ऐसा थोड़ी ना करते हो। यू आर ओनली गिविंग दिस बिफोर डेसिमल। आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इसलिए राउंड फिगर अगर है तो हर वक्त उसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। ठीक है, नंबर 17, लीस्ट विजिबिलिटी किसका है भाई? लीस्ट विजिबिलिटी किसका है भाई? ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। लीस्ट विजिबिलिटी का मतलब है कि
इनमें से जो भी एक्सेस स्पेसिफायर है किसका एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, वो हो गया प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट अगर मैं डेटा टाइप अगर सॉरी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर अगर मैं लगा देता हूं तो उसका एक्सेसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है। चलिए नंबर 18, मेथड्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मुझे बताइए इनमें से कौन सा मेथड वो है जो कि ऑब्जेक्ट्स का स्टेट चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 18, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू ऑल। सारे स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पर सेंड करें दयापूर्वक, दयापूर्वक सारे स्टूडेंट्स अपना आंसर यहाँ पर सेंड करें। क्या होगा, लगा दो टिक, चलिए लगा दिया। इम्प्योर मेथड, इम्प्योर मेथड वो मेथड होता है जो कि हमारा स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर देता है। प्योर मेथड क्या होता है, विच डज नॉट चेंज, विच डजंट कॉज एनी इफेक्ट। ठीक है, याद रखिए ये सारा चीज इसलिए मैं एक्सप्लेन करूं कि आप याद रखिएगा। देखिएगा जो 25 सवाल आया है ना, इसमें से आपको एटलीस्ट 2-3 सवाल जैसे भी मेरे को लग रहा है, मेरा गट्स बोल रहा है कि आएगा ही आएगा इसी कॉन्सेप्ट से जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसलिए मैं थोड़ा बैठ बैठ के सोच सोच के ऐसे सवाल बना रहा हूँ ताकि नॉर्मल ना हो। ठीक है, चलिए नंबर 19, ऊप्स कॉन्सेप्ट स्ट्रेसेस ऑन। ऊप्स जो कॉन्सेप्ट है वो उसका स्ट्रेस कहां पर है, कहां पर स्ट्रेस डालता है। एवरीबडी एवरीबडी आप अटेम्प्ट कीजिए, डोंट बी टेंस कि आपका गलत हो रहा है सही हो रहा है, ये आप दिमाग से हटा दीजिए। इसलिए तो मैं हूं यहाँ पे, इसलिए ना आई एम कंडक्टिंग क्लासेस। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। द करेक्ट आंसर विल बी ए। जिस किसी ने ए सोचा है करेक्ट आंसर है ये। और एक ये पॉप कॉन्सेप्ट, पॉप याद है, प्रोसीजरियल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन तुम्हारे क्लास 9th में था, जब तुम जब तुम्हारा जावा स्टार्टिंग में था। तो ये किस पे स्ट्रेस डालता था, बोलिए। दिस कॉन्सेप्ट पुट्स स्ट्रेस ऑन functions. Very good, very good. Whoever has answered as functions, their answers are correct. Procedure oriented programming puts stress on functions. oops जो है वो डेटा में अपना स्ट्रेस डालता है। ठीक है, चलिए नंबर 20, राइट द पैकेज ऑफ द रैपर क्लास। आ गया रैपर क्लास, आप सबका फेवरेट, फेवरेट है ना। चलिए बताइए रैपर क्लास का पैकेज क्या होगा भाई, बताऊं, सोच लिया आप लोगों ने, सोच लिया। java.lang पैकेज इज द करेक्ट आंसर। बताऊं क्यों, रैपर क्लास आप लोग यूज किए हो ना, इंटीजर डॉट पारसेंट कन्वर्जन के लिए, एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पारसेंट, ये सब आपने यूज किया हुआ है। देखिए जब आप लोग रैपर क्लास के सारे मेथड को यूज करते हो तो उसके लिए आप कोई पैकेज डिक्लेरेशन करते हो क्या बिफोर द क्लास, नेवर। Whenever we are using wrapper class in our programming, we are never declaring any specific package। और specific package अगर हम अगर डिक्लेयर नहीं करते तो सारा क्रेडिट किसको जाता है, our finest default package। डिफॉल्ट पैकेज क्या है भाई, डिफॉल्ट पैकेज क्या है, java.lang। खत्म काम, ये याद रख लो। डोंट बी अपसेट कि आपका आंसर सही नहीं जा रहा है गलत जा रहा है, ऐसे आप सोचिए मत, बस आप याद रखिए ये चीज। जावा डॉट यूटिल का क्लास क्या है, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास बिलोंग टू जावा डॉट यूटिल। नहीं नहीं, जावा डॉट लैंग इज द डिफॉल्ट पैकेज, जावा डॉट यूटिल तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है ना। एक्सक्यूज मी, अरे याद करो, whenever you are declaring scanner class, जब भी आप scanner class यूज करते हो, don't you write import java.util.asterisk or .scanner, yes or no, you do, right? Why do you write, because that's not a default package। but whenever you are using wrapper class,
Are you declaring any kind of package before the class? Never, because this belongs to default package और default package होता है हमारा java.lang. ठीक है, चलिए now next. ठीक है, लास्ट 5 सवाल. ठीक है, लास्ट 5 सवाल को कुछ हम इस तरह से करने वाले हैं. जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, 21 नंबर 22 23, सारा आंसर वो पहले लिख देगा. ठीक है, give number 21 and write your answer, give number 22 and write your answer. ये लास्ट 5 सवाल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू फर्स्ट. सारा आंसर आप पहले लिख देंगे नंबर वाइज. एकदम से टाइप कर दीजिए 21 22 23 24 25. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल. देखते हैं, डोंट हेजिटेट, आराम से आप लिखिए. ठीक है, each one of you gave 21 22 20 24 24 25 और आपका सारा आंसर लिख दीजिए. ऐसे नहीं, सारा एकदम से सारा लिख दीजिए एंड जस्ट पुट वन एंटर सो दैट एवरीथिंग विल बी रिलीज एट ए टाइम. ठीक है, चलिए जल्दी, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल. और यही इतना तक ही 25 सवाल ही मैं पिक आउट किया हूँ जो अच्छा वाला था. अदर 25 आई एम पिकिंग आउट. मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कुछ अच्छे सवाल हैं जो कि आपके आंख में नहीं आया हो whenever you have been to other publishers or any sample papers or something. जल्दी आप पूरा लिखेंगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा. आई एम गिविंग यू 1 मिनट ऑफ टाइम फॉर दिस 5 क्वेश्चंस. चलिए, एक सवाल को आप 20 सेकेंड्स, you take 20 seconds and think. I am giving you 1 minutes of time. 1 minute ना या 2 मिनट बोला, हाँ जो भी, जल्दी कीजिए. ओके, 23 और 24 में बच्चे फंसने वाले हैं, ऐसे ही बोला. देखो 23 और 24 एक बहुत अच्छा सवाल है. यस और नो? चलिए, प्रीमियम क्वेश्चंस लगे आप लोग को ये सारा क्वेश्चन? लास्ट 5 क्वेश्चंस अच्छा लगा आप लोगों को? चलिए. ठीक है, चलिए. string is a, it's rebel time, huh? string is immutable, string immutable है. second number, return type of constructor, ना int ना void ना string, no return type. जब भी कंस्ट्रक्टर लिखते हैं हम, वहां पर कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा जाता है. void भी लिखते हैं क्या हम? never. ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब क्या है बताऊंगा ना मैं. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आप लोग को समझाने के लिए. देखते हैं आप लोग भी ट्राई करो, क्योंकि इम्यूटेबल का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा डेस्क्रिप्टिव है और ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं. इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए कि आईसीएसई बोल के स्ट्रिंग में अगर स्टोर हुआ है, ठीक है, तो क्या करते हैं आप लोग, अगर सबस्ट्रिंग यूज करके उसका लास्ट जो भी कैरेक्टर है उसको आप हटा देते हैं और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है आईसीएस. तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो था ना, ये मेमोरी से छूटता नहीं है. इट स्टेज इन द मेमोरी, बट द न्यू थिंग whatever you have changed you are getting at the point of output, क्योंकि आप लोग इसको स्टोर कर देते हो उसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में. जब एक्सक्यूज मी, जब मैं स्ट्रिंग एस में अगर मैं इसको स्टोर किया हूँ, इफ आई एम राइटिंग सम ऑफ द मेथड जिससे आईसीएस फिर से मेरा एस में स्टोर हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, हमको लगता है कि आईसीएससी जो था उससे ई हटकर आईसीएस स्टोर हो गया, पर वैसे होता नहीं है. मेमोरी में ये दो चीज स्टोर हो जाता है, ये दोनों चीज स्टोर हो जाता है, आईसीएसई
ICS जो भी मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना अभी, उससे क्या होता है, जो भी हमारा प्रीवियस जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था वो भी स्टोर होता रहता है। जैसे कि हम न्यू स्ट्रिंग, हमारा जो रेफरेंस है, हमारा जो एड्रेस है, वो जैसे कि इंडिकेट करता है हमारी न्यू स्ट्रिंग को, इसीलिए इसीलिए हम इसको बोलते हैं इम्यूटेबल। म्यूटेबल होता तो क्या होता, म्यूटेबल होता तो जो मेमोरी में जो ओरिजिनल जो स्ट्रिंग नहीं है वो नहीं रहता, सिर्फ चेंज्ड वाला ही रहता है। समझ में आया आप लोगों को? इम्यूटेबल तभी होता है, पर देखो ये कॉन्सेप्ट ना कुछ रिलेटेबल नहीं है, आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो अभी, ये सबसे रिलेटेबल नहीं है, इसलिए ज्यादा बच्चे ना दे आर जस्ट रिमेम्बरिंग इट दैट स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल। ठीक है, चलिए नंबर 23, जब रो की बात हो रही है देन दिस इज द करेक्ट आंसर। जब कॉलम की बात हो रही है दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि AR1 डॉट लेंथ होगा, नहीं ऐसे नहीं। अभी मान लीजिए कि मेरा 3 into 4 एक एरे है, डबल डायमेंशनल एरे मेरा 3 into 4 है, तो यहाँ पर मेरा मुझे बोलिए मेरा मेरा नंबर ऑफ ये क्या होगा, मेरा पहला वाला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, हाँ 2 तक ले सकता हूँ। ठीक है, और जब भी मैं AR डॉट लेंथ यूज करूंगा ना, वो हर वक्त मुझे क्या देगा, नंबर ऑफ रोज कितना है। इफ माई स्ट्रिंग इज 3 into 4, आप ये सब लोग चेक भी कर सकते हो। इफ यू हैव ब्लूज यू कैन चेक देम आउट। ठीक है, आप लोग ये चेक भी कर सकते हो। सपोज AR34 है एंड यू हैव गिवन AR डॉट लेंथ, ठीक है, देन यू कैन ऑब्जर्व कि वो यहाँ पर आंसर 3 देगा। ठीक है, आप लोग को थोड़ा दिखा दूं मैं कि ये 3 4 आ रहा है या नहीं, मैं दिखा दूं या आप लोग चेक करोगे खुद से? if my string is sorry, if my array is AR34, if I am writing system.out.println AR.length and if I am writing AR1.length, तो आप लोग चेक कर लोगे ये वाला, या मैं दिखा दूं आप लोगों को? Shall I show you in blue J? नहीं तो आप खुद करके देख सकते हो। ठीक है, कर लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो क्या है अगर रोल नंबर की बात हो रही है देन यू कैन राइट दिस सिंटेक्स। अगर मान लीजिए आपको बोला है कि एक स्टेटमेंट ये दे दिया होगा कि AR34 है, AR34 3 नंबर ऑफ रोज और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स, इतना रो हो गया और इतना नंबर ऑफ कॉलम है, और आपको बोल दिया कि एक ऐसा मेथड लिखिए जिसमें हमें पता चल जाए कि कितना नंबर ऑफ रो है, तो आप क्या करोगे, उस एरे का सॉरी उस एरे का वेरिएबल क्या हो रहा है भाई, उस जूम हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, रुक जाइए थोड़ा, 1 मिनट 1 मिनट, क्या हो रहा है। तो क्या आप क्या करोगे, आप उस एरे का वेरिएबल लिख दोगे, डॉट लेंथ लिख दोगे, तो अपने आप को आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर एरे का रो कितना है। अगर आप ऐसे लिख दोगे, यहाँ पर सिर्फ 1 ही लिखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा कि उसका साइज, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। ठीक है, AR1 डॉट लेंथ, AR2 डॉट लेंथ, ऐसे करके आप देख सकते हो। समझ में आ गया आपको भाई? ठीक है, नंबर 25, ASCII कोड ऑफ ए सिंगल स्पेस इन जावा। हमारा जो स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर ही है, yes or no? If I'm writing hello, if I'm writing excuse me, what happened? क्या हो गया भाई? If I'm writing hello and I'm putting a space and I'm writing hi, तो ये भी मेरा कैरेक्टर ही है। इसका साइज क्या है? What's the size of a single space? कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है? Let me say you 32, ए सॉरी सॉरी, मैं साइज की बात क्या कर रहा हूँ, ASCII कोड, सॉरी सॉरी, ASCII कोड, ASCII कोड, ASCII कोड, माय बैड। एक ASCII कोड जैसे कि 65 है कैपिटल है, हाँ ASCII कोड, ASCII कोड क्या है, 32 इज द आंसर। एक सिंगल स्पेस का ASCII कोड होता है 32। मजा आया आज का सेशन? आज का सेशन मजा आया? आप सब लोगों को समझ में आया कि क्या हुआ आज क्लास में? वेरी गुड। आई होप कि एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और रही बात हमारी
वो जो सर्चिंग और वो वाला चीज का, ठीक है, वो वाला चीज इधर आई विल बी सेंडिंग यू ए रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, नहीं तो कल के सेशन में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा। ये जो सारा सवाल जो है, जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आई विल बी सेंडिंग इट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, फॉर पुटिंग एफर्ट टू दिस काइंड ऑफ क्लासेस, ठीक है। आई एम फीलिंग गुड व्हेन स्टूडेंट्स कम एंड अटेंड द क्लास। कल, हाँ कल मैं कल ऑलरेडी आई हैव सेंट, थैंक यू सो मच। और आपका अगर कोई दोस्त वगैरह है जो कि ऐसे ही एक सेशन अटेंड करना चाहता है, यू कैन ज्वाइन देम एज वेल, ठीक है। ये ग्रुप में तो बहुत स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, मुझे लगा कि ये सब सुनने आएंगे, नहीं तो जो स्टूडेंट आ रहा है वो रेगुलरली आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, कल का पीडीएफ तो मैं सेंड कर लिया था, मेरे को लगता है कि कल का पीडीएफ मैं सेंड कर लिया था ग्रुप में, फिर से सेंड कर दूंगा क्या? हाँ, वो जो ग्रुप में गया था वही है। आप लोग किसी ने सेंड किया था उस ग्रुप में भी, कटा हुआ था। इज इट ऐसे है क्या? ठीक है ठीक है, मैं चेकआउट कर लेता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है उस पीडीएफ में तो देखो, आज मैं इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस भी सेंड किया हुआ है। इज इट कटा हुआ है? कैसे क्रॉस? हाँ, इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस कटा नहीं हुआ है। यू कैन जूम इन, नो, यू कैन जूम देम। आप जूम इन करो उसको, कुछ कटा नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज देयर ना। ओके, नंबर 2 पेज, वो ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल बी सेंडिंग अगेन। ओके ओके डियर, ओके डियर, आई विल बी सेंडिंग इट अगेन। ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ओके ओके, ठीक है। गुड